हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम श्योर एकेडमी। एग्जाम श्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम श्योर स्कूल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड उसको कंप्लीट कर चुके। हमने पहले यूनिट शुरू किया था बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम कंप्लीट कर चुके। आज हमारा लेक्चर होगा जो सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि हर बार की तरह अपन करते हैं, क्या करते हैं अपन, एक बार अपन पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है उसका अपन एक ओवरव्यू ले लेंगे एंड देन हम लेक्चर शुरू करेंगे। क्लियर? तो अपना चैप्टर कौन सा है? चैप्टर सेकंड। ओके चलो, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड पहली यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, उसका चैप्टर सेकंड है। और चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर वो बता देता हूँ। चैप्टर है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का वर्गीकरण। ये चैप्टर का नाम है, 11 का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का। क्लियर? चलिए अब हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड की मैं बात, इस चैप्टर में हमें जो जो पढ़ना होता है, सबसे पहला तो हमें क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला अपना टॉपिक क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। ये अपना पहला टॉपिक होगा, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हालांकि ये हिस्ट्री में आएगा लेकिन इसको हम अलग से टॉपिक में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी चीजें अपने को करनी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या पढ़ना है इसमें? एक तो पढ़ना है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। सेकंड प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। थर्ड वन इज फंजाई एंड प्लांटी, किंगडम प्लांटी। एंड देन एनिमेलिया, एनिमेलिया। इतनी जो अपने को पढ़नी होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो टॉपिक बचता है उसमें क्या क्या आता है? एक तो अपने को पढ़ना है वायरस, वायरस के बारे में, और विरोइड के बारे में, और प्रियन के बारे में, और लाइकेन के बारे में। तो ये अपना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि क्या क्या अपने को यहाँ पर पढ़ना होता है वो। क्लियर? आई होप कुछ चीजें क्लियर होगी। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़नी है जिसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मैं लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना होता है हिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। एरिस्टोटल के बाद थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस और थियोफ्रेस्टस के बाद हम पढ़ेंगे कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस के बाद जो अपना पढ़ने नेक्स्ट जो हिस्ट्री में आएगा वो कैरोलस लीनियस के बाद मैं याद कर पा रहा हूँ बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर। तो बेंथम और हुकर। और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे A.W. आइक्लर, आइक्लर। इसके बाद अपना आएगा ओसवाल्ड टिप्पो, ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है? एंड देन इसके बाद अपना आ जाएगा ओसवाल्ड टिप्पो के बाद अपन बात करें R.H. विटेकर, जिसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। R.H. विटेकर। ये हिस्ट्री है टैक्सोनॉमी की। इतने साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना होता है। एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, कैरोलस लीनियस, बेंथम हुकर, A.W. आइक्लर, ओसवाल्ड टिप्पो एंड R.H. विटेकर। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यही से आया, R.H. विटेकर ने दिया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उनके बारे में पढ़ना है। एंड देन वायरस, विरोइड, प्रियन, लाइकेन। ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। इस सेकंड चैप्टर में लगभग इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। क्लियर? चलिए, तो आज का जो अपना लेक्चर बेस्ड होगा वो पूरा लेक्चर किस पर बेस्ड होगा? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की अपन हिस्ट्री देखेंगे
एरिस्टोटल से शुरू करेंगे और अपन आर.एच. व्हिटेकर तक देखेंगे। जितना कवर होता है इस लेक्चर के दौरान उतना अपन कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो बेटा, अगर हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जीवों का जो वर्गीकरण किया गया था उसका कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं था। यानी कि वो वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा था? उनके आवास के आधार पर या फिर उनके भोजन के आधार पर। इस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया था, क्यों? कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे। तो पहली बार वैज्ञानिक मापदंड साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया था वो किया था एरिस्टोटल ने। किसने किया था? अरस्तु ने। इसलिए पहला मतलब वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक मेथड से पहली बार जो प्रयास किया था वो किसने किया था? आपके अरस्तु ने। तो अपना पहला जो वैज्ञानिक आ जाता है वो आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल की बात करूं बेटा, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी ये दोनों इसको उपाधि दी जाती है। इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, और साथ में इसको बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, वो भी इसी को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ये दोनों आप किसको बोलोगे? एरिस्टोटल को। अब एरिस्टोटल ने क्या किया था कि प्लांट किंगडम को 3 भागों में बांटा था। इसको प्लांट किंगडम को उससे 3 भागों में बांटा था। तो एरिस्टोटल की बात करूं मैं तो प्लांट किंगडम को उसने 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से समझना। सबसे पहले उसने बोला ट्रीज, जो बड़े बड़े वृक्ष आएंगे उनके लिए एक अलग इसने क्या बना दिया? ब्रांच बना दी। दूसरा उसने बोला श्रब्स, यानी कि शाक, और लास्ट में उसने बोल दिया हर्ब्स। ये 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसने किसको? प्लांट किंगडम को, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। किसने? एरिस्टोटल ने। एनिमल किंगडम की बात करूं तो एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम की जब मैं बात करता हूं तो एनिमल किंगडम को एरिस्टोटल ने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया यहाँ पर ना। एक तो उसने बोला एनिमा और दूसरा इनैमा। ये किस आधार पर इसने क्लासिफाई किया? लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर कि रक्त कैसा है, लाल रंग का या नहीं है। अगर लाल रंग का नहीं है तो एनीमा में रखा, और इनैमा का मतलब क्या है? किसमें लाल रक्त है, यानी कि लाल रक्त कणिका उसमें मौजूद है। इसके आधार पर उसने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है। तो हमको क्या याद रखना है? ये वाला है ना। एरिस्टोटल की बात करूं तो उसने प्लांट किंगडम को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। किसमें? ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। इन 3 भागों में उसने डिवाइड कर लिया। चलो ये तो था अरस्तु की बात। अरस्तु के बाद दूसरा जो आपका वैज्ञानिक आता है, दूसरा जो साइंटिस्ट आता है वो आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, साथ में इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ एनिशियंट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी, एंशियंट टैक्सोनॉमी। ये भी हम किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अगर मैं बात करूं थियोफ्रेस्टस की और एरिस्टोटल की, ये दोनों ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे दोनों। अब थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? थियोफ्रेस्टस ने जो बुक्स लिखी थी, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उसमें से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है जिनको आपको नाम बता रहा हूं मैं। पहली बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये इसकी पहली बुक है। बहुत सारी बुक लिखी है, मैं वही बुक्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक अगर मैं इसकी बात करूँ, पहली कौन सी होगी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। दूसरी बुक है कॉजेज ऑफ प्लांट, कॉजेज ऑफ प्लांट, ये इसकी दूसरी बुक है, इंपॉर्टेंट। तीसरी बुक्स इसकी जो है वो इंक्वायरी इनटू प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट।
ये 3 इसकी मेजर बुक्स है जो महत्वपूर्ण बुक्स रही है किसकी, थियोफ्रास्टस की। अब थियोफ्रास्टस ने क्या किया कि जो प्लांट किंगडम है, ध्यान समझना, थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम को 4 भागों में बांट दिया। इसने थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन से, देखिए 3 तो वही भाग जो एरिस्टोटल ने बताए हैं। पहला कौन सा, ट्रीज, ट्रीज। दूसरा कौन सा, देखिए एरिस्टोटल ने किसको रखा है, श्रब्स को, तो इसने उसमें भी श्रब्स को रखा, श्रब्स। इसके बाद उसने लिखा अंडर श्रब्स को, अंडर श्रब्स को, और लास्ट में उसने किसको रखा, हर्ब्स को रखा। बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसने किस आधार पर रखा है, ग्रोथ बिहेवियर के आधार पर। ये किस पर, ये जो क्लासिफिकेशन किया है उसका आधार क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ बिहेवियर ऑफ द प्लांट, ग्रोथ बिहेवियर, कि ग्रोथ बिहेवियर कैसा है ना। देखो ट्रीज जो होती है वो सबसे ज्यादा हाइट कवर करती है, उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद किसकी आती है, श्रब्स की, फिर अंडर श्रब के, हर्ब सबसे छोटे, मतलब छोटी मोटी जो घास होती है उसको अपन हर्ब्स बोलते हैं, पता ही है आपको। और उससे जो बड़ी घास होगी उसको क्या बोलोगा, अंडर श्रब्स, यानी हिंदी में क्या बोला है, वृक्ष, क्षुप, छोटे क्षुप और शाख। क्या बोला मैंने, वृक्ष, क्षुप, छोटे क्षुप और शाख, यानी कि जिनका वृद्धि का स्वभाव सबसे कम है, एक तो उनको रखा, फिर उनसे थोड़ा अधिक और मीडियम और सबसे अधिक वृद्धि स्वभाव वाले। तो वृद्धि स्वभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ बिहेवियर, वृद्धि स्वभाव के आधार पर थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम को 4 भागों में बांट दिया। वही एरिस्टोटल ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। ट्रीज जो सबसे अधिक वृद्धि दर्शाते हैं, फिर श्रब्स उनसे छोटे होते हैं, और हर्ब्स यानी कि शाक पत्तियां, छोटे छोटे शाक पत्तियां होती है उनको हर्ब्स बोला जाता है। क्लियर, चलिए आई होप चीजें क्लियर हो रही है। चलिए ये था दूसरा वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड वैज्ञानिक की। तीसरा वैज्ञानिक अपना कौन सा था, देखिए अब आ जाता है कैरोलस लीनियस। चलिए अब बढ़ते हैं अपन तीसरे वैज्ञानिक की तरफ, कैरोलस लीनियस की तरफ। थर्ड वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अगर मैं इसकी बात करूं जो इसने काम किया था, आई थिंक 1707 से लगाकर 1778 तक, है ना, यहां तक इसने काम किया था। अब कैरोलस जो लीनियस था उसके बारे में समझना, इसको हम बोलते हैं प्लांट ऑफ टैक्सोनॉमी, सॉरी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके पहले हमने थियोफ्रास्टस को पढ़ा था, वो क्या था, फादर ऑफ एनिशिएंट टैक्सोनॉमी। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यस, एक और चीज यहाँ पर अरस्तु के बारे में, इसको फादर ऑफ एनिशिएंट एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, याद रखना, अरस्तु को फादर ऑफ एनिशिएंट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को। अब कैरोलस जो लीनियस था उसने क्या किया था, इसके कुछ बुक्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो जो बुक्स इसने लिखी वो। अगर इसकी बुक्स की बात करूं मैं, तो एक तो इसकी बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी है वो बुक्स। एक इसकी बुक आती है स्पीशीज प्लांटेरम, मैं ये पहले बता चुका हूं हालांकि, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। अगर मैं स्पीशीज प्लांटेरम की बात करूं, ये बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को पब्लिश हुई है, 1 मई 1753 में पब्लिश हुई है। इस बुक में क्या किया इसने, साइंटिफिक नेम दिए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हैं। किसके साइंटिफिक नेम दिए, इसकी मैं बात करूं तो इसने साइंटिफिक नेम दिए किसके, प्लांट्स के, यानी कि प्लांट्स के साइंटिफिक नेम कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक्स में दिए। इस बुक्स का नाम क्या है, स्पीशीज प्लांटेरम, जो कब पब्लिश हुई थी, 1 मई 1753 में। इसके अलावा इसकी जो दूसरी बुक्स आती है उस बुक्स का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी बुक्स का 10वां एडिशन, 10th एडिशन, इस बुक का 10th एडिशन, जो कि पब्लिश हुआ है कब, 1 अगस्त 1758 में पब्लिश हुआ है, 58 में, ठीक है 58। चलो इस बुक में उसने क्या किया, ध्यान देना, इस बुक में उसने साइंटिफिक नेम दिए हैं, इस बुक में उसने साइंटिफिक नेम दिए, लेकिन किसके साइंटिफिक नेम दिए हैं, तो एनिमल के, किसके साइंटिफिक नेम दिए हैं, एनिमल के। क्लियर। इसके अलावा इसकी बुक्स की बात करूं मैं, इसने एक और बुक लिखी है, उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम,
जेनेरा प्लांटेरम। याद रखना कौन सी बुक है, जेनेरा प्लांटेरम। ये बुक भी किसने लिखी है, कैरोलस लिनियस ने। आपको 3 बुक्स याद रखनी है, कौन सी, स्पीशीज प्लांटेरम, दूसरी सिस्टमा नेचुरी, तीसरी जेनेरा प्लांटेरम। ये 3 बुक लिखी है कैरोलस लिनियस ने। अब जहां पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस ने, ध्यान देना, संपूर्ण जीवों को, और इसने कौन सा सिद्धांत दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसने क्या किया, संपूर्ण जीवों, यानी कि हमारे अखर पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन जीवों को उसने 2 भागों में बांट दिया। वो बोलता है कि जितने जीव है उनको हम आइदर किस में रखेंगे, या तो हम उनको रखेंगे किंगडम प्लांटी में या किंगडम एनिमेलिया में। तो 2 किंगडम मेजर किंगडम बनाए इसने। कौन से किंगडम, 2 किंगडम कौन कौन से, बेटा देखो ध्यान से, 2 किंगडम कौन से बना दिए इसने। एक तो वो बोलता है कि जितने भी जीव है या तो वो किस में होंगे, किंगडम प्लांटी में आएंगे, किंगडम प्लांटी में, किंगडम प्लांटी, या फिर वो आएंगे किंगडम एनिमेलिया में। तो 2 किंगडम का इसने थ्योरी दी थी, 2 किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। अगर मैं बात करूं कैरोलस लिनियस के हिसाब से, अपन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमेलिया में, है ना। आम का पेड़ वो किस में आएगा, किंगडम प्लांटी में। तो 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये सिद्धांत इतना चला नहीं, बिकॉज सही नहीं था। बहुत सारे ऐसे एनिमल थे जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते। पता ही आपको, फंजाई को कहाँ रखा जाए, फंजाई को, फंजाई के अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाए, है ना। और भी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी इसमें, इस क्लासिफिकेशन में, सो इसको स्वीकार नहीं किया गया। चलिए, लेकिन अगर हम बात करूं इसमें प्लांट की, इसकी किंगडम प्लांटी की, मतलब 2 किंगडम बांटा इसने, कौन कौन सी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ये काम किसने किया है, कैरोलस लिनियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब टेस्ट कौन सा था अपना, 1 मिनट, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस। अब हम बात करेंगे बेंथम और हुकर के बारे में। नेक्स्ट अपना हो जाएगा बेंथम व हुकर। कौन सा नंबर का था, चौथे नंबर का, चौथा नंबर हो जाएगा बेंथम व हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। अच्छा, एक और चीज यहाँ बता दूं मैं, यस याद आई मेरे को, प्लांटी की हम बात करें, किंगडम प्लांटी की, तो उसने जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसके आधार पर किया था, स्टामेन और कार्पेल के आधार पर। ध्यान देना, किंगडम प्लांटी को आगे इसने फर्दर क्लासिफाई किया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल, स्टामेन एंड कार्पेल। यानी कि उसने पादपों को किसके आधार पर, स्टामेन और कार्पेल के आधार पर आगे आगे उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। देखिए स्टामेन क्या और कार्पेल क्या, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टामेन और कार्पेल क्या होता है वो, देखिए मैंने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया आपके सामने। चलिए, अब इस फ्लावर के डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, परागकोश हिंदी में। और ये जो लंबी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पर ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। और ये लंबी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ट्यूब लाइक, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और सबसे नीचे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ओवरी। तो बेटा ध्यान देना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को सामूहिक रूप से अपन बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। मतलब कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट में क्या है, ये मादा जननांग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का, कौन सा, कार्पेल। कार्पेल के 3 भाग है आगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इस कार्पेल के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ कार्पेल,
स्कारपेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम ये कार्पेल का ग्रुप कहलाता है। कार्पेल अकेला नहीं होता, पूरा ग्रुप में होता है। ये कार्पेल अकेला दिख रहा है, वो ग्रुप में भी लेंगे। एंथर और फिलामेंट इन दोनों को, एंथर और फिलामेंट इन दोनों को अपन बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। और स्टामेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, वो आपका कौन सा है? स्टामेन है। और स्टामेन के ग्रुप की बात करूं मैं, तो स्टामेन का जो ग्रुप होगा ये भी अकेला नहीं होता है, समूह होता है। और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलोगे आप? एंड्रोशियम इसका ग्रुप। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसने आगे प्लांट का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना। तो प्लांट को किसके आधार पर? स्टामेन और कार्पेल। मतलब ये स्टामेन और कार्पेल है या नहीं है। जैसे कि अगर स्टामेन और कार्पेल एक ही है तो उसको किस में रखा है? मोनोएंड्रिया में, है ना। दो है तो डायएंड्रिया में, ज्यादा है तो पॉलीएंड्रिया में, और नहीं है तो नॉन एंड्रिया में। आई होप समझ में आ रही चीजें। तो इनकी संख्या के आधार पर ये कितने मात्रा में उपस्थित है। एक है तो मोनोएंड्रिया में, दो है तो डायएंड्रिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा है तो पॉलीएंड्रिया में, और नहीं है तो नॉन एंड्रिया में रखा इनको। क्लियर? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंड्रोशियम की। क्लियर? चलिए, तो उसके आधार पर स्टामेन और कार्पेल है या नहीं, उसके आधार पर लिनियस ने क्या किया है? जो प्लांटी किंगडम है उसको आगे क्लासिफाइड किया हुआ है। चलो अब बात करते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब अपन कर लेंगे एरिस्टोटल हो गया, थियोफ्रास्टस हो गया, कैरलस लिनियस हो गया, बैंथम और हुकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन बैंथम और हुकर। ये रहा जॉर्ज बैंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये वैज्ञानिक है। बैंथम और हुकर की बात करें तो बेटा अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? बीज वाले पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, स्पर्मेटोफाइटा का। स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होता है? बीज वाले पादप। बीज वाले पादप यानी कि ऐसे पादप जिसमें क्या पाए जाते हो? बीज पाए जाते हो। उन पादपों को इसने क्या किया है? क्लासिफिकेशन दिया है बीज वाले पादप का, स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि बीज वाले पादपों का वर्गीकरण दिया था किसमें? बैंथम और हुकर ने। अगर मैं बात करूं बैंथम और हुकर के वर्गीकरण की, तो इनका वर्गीकरण अच्छा वर्गीकरण माना जाता है। और संसार के जितने भी बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरियम है, उसमें बैंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, पढ़ने की दृष्टि से भी सरल होता है, इसीलिए जनरली इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो दूसरे साइंटिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा यूज किया जाता है। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होता है? बीज वाले पादप। और ये स्पर्मेटोफाइटा क्या है? डिवीजन है। डिवीजन है। तो स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन जिसके अंतर्गत कितनी आती है? ध्यान देना, इस डिवीजन के अंदर आती है 202 फैमिलीज आती है। 202 फैमिलीज आती है। अब फैमिलीज क्या वगैरह मैं बता चुका हूँ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें अपन प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 में सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब स्पर्मेटोफाइटा को इसने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है, 3 क्लासेस में बांट दिया है। अब 3 क्लासेस कौन सी वो देखना, 3 क्लासेस में डिवाइड इसने कर दिया है। पहली जो इसकी क्लास है वो है डाइकोटाइलिडोनी। डाइकोटाइलिडोनी ये इसकी पहली क्लास है। दूसरी क्लास है इसकी जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी ये दूसरी क्लास है। और तीसरी क्लास इसने बांटी वो है मोनोकोटाइलिडोनी। मोनोकोटाइलिडोनी। तो 3 क्लासेस में इनको डिवाइड कर दिया। किसको? डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में। जिसपे से मैं बात करूं डाइकोटाइलिडोनी में, तो इसमें उसने रखा 165 फैमिलीज को, और इसमें मोनोकोटाइलिडोनी में इसने रखा 34 फैमिलीज को। कितने में से? आउट ऑफ 202 फैमिलीज। 165 इधर, 34 उधर, तो कितना हुआ? 165 और 34 प्लस करेंगे 9 9 और 1, तो 199 बची कितनी? 202 है, यानी कितनी बची?
3 फैमिली, तो 3 फैमिलीज को इसमें किसने रखा, जिम्नोस्पर्मी में, इसमें 3 फैमिलीज को इसने रखा। अब आगे देखो इसने आगे और क्या किया, वो आगे बात करें इसने, तो इसने कौन सा डाइकोटाइलिडोन जो क्लास है उसको आगे फिर उसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसकी 3 सब क्लासेस बना दिए, 3 सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस है इसकी, 1 2 और ये 3, ये 3 कौन सी है, सब क्लासेस है। वो सब क्लासेस कौन कौन सी है, सबसे पहली सब क्लास है पॉलीपिटेली, सबसे पहली कौन सी है, पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं, सेपल और पेटल्स, पेटल्स का मतलब क्या होता है, बायोदल, जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं पॉलीपिटेली में। सॉरी, पॉलीपेटेली में क्या अलग अलग होते हैं, पॉलीपेटेली में अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। गैमापेटेली में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा इसका जो होता है वो होता है पॉलीपेटे गैमापेटेली, गैमोपिटेली, गैमोपिटेली, तो पॉलीपिटेली, गैमापिटेली। और एक और है शायद ए पिटेली है, जिसमें पृथक दलीय अवस्था दल एब्सेंट होते हैं, मैं राइट में याद नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट है ना। तीसरा यहाँ पर देख लेंगे अपन, तीसरा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थर्ड वन इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ए पिटेली बोलते हैं, ए पिटेली, यानी कि उसमें क्या होते हैं, जो पेटल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो 3 सब क्लासेस में बांटा, पहली कौन सी है, पॉलीपिटेली, दूसरी गैमापिटेली और तीसरी ए पिटेली, यानी कि इसमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पृथक पृथक, जॉइंट नहीं होते। और इसमें गैमापिटेली की बात करूँ, इसमें कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकोटाइलिडोनिक की, उसकी उसने आगे फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ मेरिट्स की, इस क्लासिफिकेशन के मेरिट्स क्या हैं, तो इस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा जो मेरिट्स होता है वो होता है, काफी सिंपल है ये, है ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन। और दूसरा ये किस पर ध्यान देना, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, यहां जो प्लांट है उसके सेक्सुअल कैरेक्टर पर बेसिस है ये, है ना, सोमेटिक कैरेक्टर पर बेसिस नहीं, सेक्सुअल कैरेक्टर, देखिए फ्लावर जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्टामेन, कार्पेल और ओवरी, वो जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये उसका क्या है, एक मेरिट है, क्योंकि ये लक्षण ज्यादा परिवर्तित नहीं होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, इसीलिए ये इसका बेनिफिट हो गया, इसके मेरिट्स हो गए। क्लियर, चलिए इसके बाद बात करूं, तीसरा पॉइंट बात करूं मैं, तो एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कृत्रिम वर्गीकरण है, प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं है, तो ये भी इसका एक बेनिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर, अब मैं इसके अगर डीमेरिट की बात करूं, इसके दोष की बात करूं मैं, तो डीमेरिट क्या वो समझो। अगर इसके डीमेरिट की बात करूं, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, डीमेरिट क्या रहा, फाइलोजेनी यहां पर नहीं है, फाइलोजेनी नहीं है, क्रॉस का साइन करना मतलब नहीं है। फाइलोजेनी क्या होता है, एक विकासीय इतिहास, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि पहले कौन से जीव आए और बाद में कैसे आए। जैसे कि मैं किंगडम एनिमल की बात करूं तो पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज एंड मैमल, ये क्या बता रहा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस बता रहा है कि पहले पीसीज आए, पहले पीसीज आए, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर एविज और फिर मैमल। इस प्रकार से ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो ये बताता है कि पहले कौन से जीव आए और बाद में कौन से जीव आए। तो प्लांट किंगडम की जब मैं बात करता हूं तो बैंथम व हुकर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि उन्होंने फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि फाइलोजेनी क्या कहता है, सुनो, फाइलोजेनी क्या कहता है कि पहले कौन से जीन आए, बेटा फाइलोजेनी का मतलब होता है जाति वृत्तीयता हिंदी में, इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि जीवों का विकास का क्रम क्या रहा, टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, कि पहले कौन से आए बाद में कौन से आए, ज्योग्राफिकल जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग पहले कौन से जीव आए और बाद में कौन से। तो प्लांट की जब मैं बात करता हूं तो फाइलोजेनी का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले कौन आते हैं यहाँ पर, जिम्नोस्पर्मी आते हैं, सबसे पहले आते हैं जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, और फिर जिम्नोस्पर्मी के बाद किसका विकास हुआ है,
डाइकोटाइलिडोनिका, डाइकोटाइलिडोनिका। और इसके बाद कौन से आते हैं आपके, मोनोकोटाइलिडोनी। मोनोकोटाइलिडोनी। तो फाइलोजेनी क्या कहती है, पहले कौन आए, जिम्नोस्पर्म, विकास में टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। फिर कौन आए, डाइकोट आए, फिर कौन आए, मोनोकोट प्लांट आए। यानी कि पहले कौन सा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, फिर डाइकोट प्लांट और फिर मोनोकोट प्लांट। ये क्या कौन कहता है आपका, विकासीय इतिहास, टाइम स्केल ये कहता है, जैसे विकास हुआ उसका टाइम स्केल ये कहता है। बट इसने जब जमाया तो पहले किसको रख दिया, डाइकोटाइलिडोनी को, जबकि आए वो किसके बाद है, जिम्नोस्पर्म के बाद आए हैं। जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा जो पहले आए हैं, है ना। तो बस ये इसका ड्रॉबैक रहा है, जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो इसने क्या किया है कि फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा, ये इसका ड्रॉबैक रहा है, किसका, बेंथम और हुकर का। क्लियर, चलिए। बेंथम और हुकर की एक बुक भी है शायद, हिस्टोरिया, इनकी बुक का नाम भी हिस्टोरिया प्लांटेरम ही है, एक बार देख लेना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बुक का नाम एक्चुअल में क्या है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं कौन सा है वो। चलो, तो कौन सा हो गया, बेंथम और हुकर हो गया। अब हम बात करेंगे एडब्ल्यू आइक्लर की। चलो, आइक्लर ने क्या किया देखते हैं, एडब्ल्यू आइक्लर। तो पांचवा वैज्ञानिक अपना हो जाएगा एडब्ल्यू आइक्लर। आइक्लर, बेटा आइक्लर की बात करूं तो आइक्लर के बारे में एक बात याद रखना, ये पहला वैज्ञानिक था जिसने प्रयास किया था, जिसने क्या प्रयास किया कि फाइलोजेनी के बेसिस पर मैं क्लासिफिकेशन दूंगा। यानी कि फाइलोजेनी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देने वाला पहला वैज्ञानिक था। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, ऑन द बेस्ड ऑफ, ऑन द बेस्ड ऑफ फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी पर काम करने वाला एक कैसा है, फर्स्ट साइंटिस्ट है, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने फाइलोजेनी को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन किया है। यानी कि उसका कहना यह था कि अगर मैं प्लांट का क्लासिफिकेशन करूंगा तो मैं फाइलोजेनी का ध्यान रखूंगा कि उनका विकास कैसे हुआ है, उससे क्या होगा कि हमारा याद रहना आसान हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसकी पहले वाली बात करूं मैं, ठीक है, देखो इधर, अगर अपन डाइकोटाइलिडोनी पहले याद किया, जिम्नोस्पर्म पहले याद किया, मोनोकोटाइलिडोनी पहले याद किया, तो हम उस हिसाब से याद नहीं कर रहे हैं कि जैसे इनका विकास हुआ है, क्योंकि विकास क्या कह रहा है, पहले कौन आए, जिम्नोस्पर्म, फिर आए डाइकोट और फिर आए मोनोकोट। तो हमें याद रखने के दौरान हमें इस बात का भी, जब हम इस क्लासिफिकेशन को याद रखते हैं, किसका किसका क्लासिफिकेशन, बेंथम व हुकर का, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि पहले कौन आए और बाद में कौन आए, जस्ट बिकॉज कि इसमें इसने आगे पीछे कर दिया है ना। तो वो काम आसान कर दिया किसने, एडब्ल्यू आइक्लर ने। उसने क्लासिफिकेशन ऐसा ही दिया जैसा उनका विकास हुआ है प्लांट का। क्लियर, आई होप चीजें समझ में आ रही है। तो एडब्ल्यू आइक्लर जो था उसने फाइलोजेनी के बेसिस पर क्या किया, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है। तो उसने प्लांट किंगडम को, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लांट किंगडम को, प्लांट किंगडम को प्लांट किंगडम को उसने दो सब किंगडम में बांट दिया है। इसमें बेटा दो सब किंगडम में, दो सब किंगडम में बांटा, सब किंगडम में। अब इस सब किंगडम में दो जो सब किंगडम बांटे वो किसके आधार पर बांटे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस है या नहीं है, उसके आधार पर उसने दो सब किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया, किसको, किंगडम प्लांटी को या किंगडम प्लांट किंगडम को। दो सब किंगडम बनाए, वो कौन से, एक तो क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया, पहला सब किंगडम कौन सा है, क्रिप्टोगेमिया। दूसरा सब किंगडम है वो है फेनेरोगेमिया, फेनेरोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया। जब मैं बात करता हूँ क्रिप्टोगेमिया की, तो आइक्लर का कहना क्या था कि क्रिप्टोगेमिया में ऐसे प्लांट्स को रखेंगे जिसमें फ्लावर एब्सेंट होता है, ना तो फ्लावर होता है ना ही फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रिप्टोगेमिया के बारे में क्या होता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट,
मतलब ना तो इनमें फ्लावर है ना ही फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको उसमें किसने रखा है, क्रिप्टोगेमिया में। और क्रिप्टोगेमिया की बात करूं मैं तो इसमें कौन से आते हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। इसमें इसमें दो डिवीजन को रखा, डिवीजन, इसमें दो डिवीजन को रखा है, कौन से, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। एक मिनट है ना, चलो, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। दो डिवीजन, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को। वही फेनोरोगेमिया की बात करूं तो इसमें क्या होता है, या तो फ्लावर, या तो फ्लावर, या फिर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस। या तो आपको फ्लावर मिलेगा या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उनको उसमें किस में रखा है, फेनोरोगेमिया में। किस में रखा है, फेनोरोगेमिया में। तो फिर इनको आगे अगेन कितने सब डिवीजन में बांटा देखिए, ठीक है, डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी सब डिवीजन नहीं, डिवीजन। अगर आगे आगे इसके डिवीजन की बात करें तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, यहाँ पर इनके जो डिवीजन बताए, एक तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर आप देखिए इसने क्या किया कि जब क्लासिफिकेशन किया, इसने तीन डिवीजन में डिवाइड किया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फाइलोजेनी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि फाइलोजेनी क्या कहती है, देखो फाइलोजेनी क्या कहती है, जो विकासीय क्रम है पादपों का, वो कैसे हैं, पहले कौन आए, थैलोफाइटा आए, थैलोफाइटा, और फिर ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर आए अपने ब्रायोफाइटा, और फिर आए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर आए थे आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर आए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फिर डाइकोट और मोनोकोट। तो आप देख रहे हो विकास का इतिहास क्या कह रहा है, जिस प्रकार का विकास का इतिहास कह रहा है उसी प्रकार से जमाने की कोशिश करी किसने, आइकलर ने। पहली बार इसने प्रयास किया, फाइलोजेनी का पहली बार ध्यान इसी ने रखा है। आप देख ही पा रहे हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिस प्रकार से विकास है उसी प्रकार से इनको जमाया गया है। तो हमें याद रखने में इतनी दिक्कत होती नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसमें से जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है, इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में एक्चुअल में फ्लावर नहीं मिलता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, ध्यान देना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअल में फ्लावर नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, या तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी या एक्चुअल फ्लावर प्रेजेंस होगा। तो उनको आप किसको बोलोगे, किस में रखोगे, फेनोरोगेमिया किंगडम में, सब किंगडम में सॉरी। तो यहाँ पर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। वही मैं इसकी बात करूं मैं, एंजियोस्पर्म, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल फ्लावर मिलेगा, एक्चुअल फ्लावर प्रेजेंट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल फ्लावर मिलेगा, किसमें, एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म क्या होती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, एक्चुअल फ्लावर नहीं मिलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था किसका, आइकलर। 5वें नंबर का वैज्ञानिक है आइकलर, जिसने पहला फाइलोजेनी बेस्ड क्लासिफिकेशन लिखा था। आगे बढ़ते अब, नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट कौन सा अपना वो। तो एडब्ल्यू आइकलर हो गया। अब ओसवाल्ड टिप्पो की बात करते हैं, उसने क्या बोला वो। चलिए, ओसवाल्ड टिप्पो, 6 नंबर का ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो, इसकी मैं बात करूं तो इसने बेटा बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दिया है प्लांट किंगडम का। तो बिगेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, बिगेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम,
तो प्लांट किंगडम का बिगेस्ट क्लासिफिकेशन किसके दिया है पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ओसवाल्ड टिप्पो ने। इसने क्या किया, प्लांट किंगडम को, इसने भी प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा है, ध्यान देना यहाँ पर अगेन, दो सब किंगडम में बांटा है, दो सब किंगडम में बांट दिया, सब किंगडम में। और वो जो सब किंगडम में बात कर रहा हूं मैं, दो सब किंगडम में जो बांटा है वो कौन कौन से, ध्यान देना। एक तो था एम्ब्रियोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, सब किंगडम थैलोफाइटा, और दूसरा सब किंगडम हो जाएगा इसका एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। इन दो सब किंगडम में इसने बांट दिया, किसने, ओसवाल्ड टिप्पो में। किसके आधार पर बांटा आपको दिख ही रहा है, नाम से स्पष्ट है, एम्ब्रियोफाइटा, मतलब इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंस होगा, इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो के बेसिस पर इसने इसका क्लासिफिकेशन किया है कि एम्ब्रियो प्रेजेंस है या एब्सेंस है। अगर प्रेजेंस है तो किस में रखेंगे, एम्ब्रियोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा में क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंस है, एम्ब्रियो प्रेजेंस। वही मैं बात करूं थैलोफाइटा की, तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट है, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है, क्लियर। अब इस थैलोफाइटा में फिर आगे कितने डिवीजन को रखा, 10 डिवीजन को रखा है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, संख्या याद रखना। इसमें कितने, 10 डिवीजन को रखा है, किसमें, थैलोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा की बात करूं मैं तो इसमें आगे अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, ए ट्रेकिएटा, पहला है ए ट्रेकिएटा, ए ट्रेकिएटा, और दूसरा है ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। इन दो डिवीजन में डिवाइड किया है किसको, एम्ब्रियोफाइटा को, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, आपको पता होगा वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम ऑफ फ्लोएम, है ना। जाइलम ऑफ फ्लोएम को अपन क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस है या नहीं, उसके बेसिस पर इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, ए ट्रेकियोफाइटा या ए ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा। ए ट्रेकियो की बात करूं तो वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होंगे, वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम वो इसमें एब्सेंट थे, वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। इसकी बात करूं तो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस है, ट्रेकियोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब आगे इसको और फर्दर क्लासिफाइड किया, ए ट्रेकियोफाइटा में किसको रखा, देखिए यहां पर इसमें इनमें दो सब डिवीजन को रखा, कौन कौन सा सुनना, पहला तो कौन सा है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को रखा, ब्रायोफाइटा, और दूसरा इसमें इसने रखा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वही मैं बात करूं ट्रेकिएटा की या ट्रेकियोफाइटा की, इसमें क्या मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल मिलते हैं, उनको आगे किसमें दो क्लासेस में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन दोनों आपको क्या मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, कौन से, जाइलम और फ्लोएम, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपका किसका क्लासिफिकेशन था, ओसवाल्ड टिप्पो का था। सबसे बड़ा वर्गीकरण बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें आगे फिर 10 डिवीजन भी है। तो इसने सिंपली क्या किया था, एम्ब्रियो के बेसिस पर प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांट दिया, थैलोफाइटा और कौन सा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में फिर आगे 10 डिवीजन उसने रखे इसके अंदर। बात करते हैं एम्ब्रियोफाइटा की, तो एम्ब्रियोफाइटा में उसने किसके आधार पर फिर आगे वैस्कुलर टिश्यू कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, उसके बेसिस पर दो इसको डिवीजन में बांट दिया, ट्रेकिएटा और ए ट्रेकियोफाइटा, सॉरी ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा। ए ट्रेकिएटा में क्या होता है कि उसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम, उसको दो क्लास में बांटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा में क्या था, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस था, उसका आगे दो सब डिवीजन है ना, ये सब डिवीजन है, मैं शायद अभी कुछ और
क्लास बोला मैंने, सब डिवीजन है, दो सब डिवीजन बटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। ये अपना हो गया ओस्वाल्ड टिप्पो। चलो इसका 7वें नंबर पे देखते हैं कौन सा था अपना, ओस्वाल्ड टिप्पो हो गया। अब बात करते हैं आरएच व्हिटेकर की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसी की हमें तलाश थी। चलो आरएच व्हिटेकर, ये अपना हो गया 6ठे नंबर पे ओस्वाल्ड टिप्पो। अब 7वें नंबर पे आता है आरएच व्हिटेकर, आरएच व्हिटेकर। अगर मैं आरएच व्हिटेकर की बात करूं तो इसने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो क्या बोलोगे, आरएच व्हिटेकर ने। कब दिया था, तो 1969 में, 1969 में दिया था आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, जितने भी जीव थे उसको उसने 5 मेजर किंगडम में बांट दिया। वो 5 किंगडम कौन से हैं देखिए। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, मोनेरा, ठीक है, 5 किंगडम, किंगडम सबसे पहला कौन सा है, मोनेरा किंगडम। दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। तीसरा जो है वो है फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई। चौथा जो है वो आपका हो जाएगा प्लांटी किंगडम। और पांचवा जो हो जाएगा वो होता है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में, यानी कि जितने भी जीव है हमारी पृथ्वी पर उसको उसने इन 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम बात करते हैं कि इनने किन किन को रखा। मोनेरा के अंदर उसने रखा ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उन सबको उसमें किसने रखा, मोनेरा में। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, इसका मतलब हम क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। जितने भी बैक्टीरिया है सबको किसमें रखा उसने, मोनेरा में। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी क्या है, एक बैक्टीरिया ही है। तो उन सबको इसमें रखा। बैक्टीरिया भी ले लो, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोटिस्टा में किसको रखा है, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक सेल तो रखी लेकिन कौन सी, यूनिसेल्युलर, एक ही कोशिकाओं की बनी हुई, जिसमें डायनोफ्लैजिलेट, क्लाइमोल्ड वगैरह आते हैं। अपन देखेंगे प्रोटिस्टा, एक एक करके सबको पढ़ना है अभी, ठीक है। अपन अभी क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, एक एक करके अपन इसकी स्टडी करेंगे। अपन सबसे पहले उठाएंगे मोनेरा, तब उसमें देखेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है वो। फंजाई की बात करें तो इसमें आते हैं मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक ही है लेकिन कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर है, बहुकोशिक की है ना, बहुत सारी सेल्स होते हैं। ये कैसे हैं, यूनिसेल्युलर, एक ही सेल के बने होते हैं। प्लांटी की बात करें, इसमें कौन आएंगे, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांटी में फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से आ जाएंगे, एल्गी, एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। ये किसका है, प्लांट का है। जब हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे तो हमको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसको पढ़ना होता है। और किंगडम एनिमल में कौन आ जाएंगे, ऑल एनिमल, इसमें सारे एनिमल आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स, वो आपको किंगडम एनिमल आ जाएंगे।
तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसका, RH व्हिटेकर का, जिसने संपूर्ण जीवों को 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अपन एक एक की डिटेल स्टडी करेंगे कि मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया है, तो सारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी, उनकी स्ट्रक्चर, इनका क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा की बात करें आगे इनका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन, प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके जनरल कैरेक्टर, इनका क्लासिफिकेशन, इनके एग्जाम्पल, और सेम हम एनिमेलिया की भी बात करेंगे जहाँ पर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट दोनों की बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और कि जो RH व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पे था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नए पेज में लिख रहा हूँ बेसिस आधार, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो किसने दिया है, RH व्हिटेकर ने 1969 में, उसके बेसिस क्या थे, तो उसके बेसिस की बात करूं तो कौन कौन से उसके बेसिस ध्यान देना। एक तो पहला है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है उस जीव के अंदर, उसके बेसिस पर। दूसरा उसने थैलस स्ट्रक्चर, वो जो जीव है उसका थैलस, उसका शरीर कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। थैलस का मतलब शरीर की संरचना, उसका शरीर कैसा है ना, उसके आधार पर। तीसरा इसने लिखा है पोषण प्रक्रिया, है ना, पोषण प्रक्रिया, न्यूट्रिशन प्रोसीजर, न्यूट्रिशन प्रोसीजर, कि उसके अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसा है वो। इसके अलावा उसने देखा उसका लैंगिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है। इसके अलावा इसने जो 5वां पॉइंट रखा वो था फाइलोजेनी। आप देख रहे हो फाइलोजेनी के आधार पर भी इसने जमाया हुआ था, देख लीजिए, ये देखिए एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो फाइलोजेनी को भी इसमें ध्यान में रखा हुआ है। तो 5 चीजें हैं, सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन प्रोसीजर, सेक्सुअल रिलेशन और साथ में फाइलोजेनी। इन 5 को आधार बनाकर इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। किसने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने दिया है। क्लियर। अब मैं इसके बात करें अपन यहाँ पर इनमें ड्रॉबैक की बात करें, इसका भी ड्रॉबैक है, कमियां हैं, इसकी भी कमियां क्या है, अगेन वही कमियां है कि इस क्लासिफिकेशन में वायरस को कहाँ रखे अपन, वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो आप देख रहे हो कहीं पर वायरस का जिक्र नहीं है कि वायरस को हम कहाँ पे रखें। वायरस न तो एनिमल में आ रहा है, न प्लांट में आ रहा है, न फंजाई में आ रहा है, न प्रोटिस्टा में आ रहा है, न मोनेरा में आ रहा है, तो रखे कहाँ पर, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरी इसकी ड्रॉबैक रहा, वायरस के अलावा विरोइड जो कि वायरस से भी छोटी संरचना होती है, प्रोटीन से बनी होती है, उनको कहाँ रखे, प्रियॉन्स को कहाँ रखे, ये उनसे भी छोटे होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा लाइकेन को कहाँ रखे, लाइकेन है ना, जो एल्गी और फंजाई दोनों से बनी होती है मिलकर लाइकेन, है ना, एल्गी प्लस फंजाई, तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइकेन, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। एल्गी और फंजाई इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, लाइकेन बनती है। तो लाइकेन, प्रियॉन, विरोइड और वायरस, इन सब को जगह नहीं मिली कहां पर, RH व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो अगेन ये इसका ड्रॉबैक रहा। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा उसका विकासीय इतिहास, पहला चैप्टर। अपन देख लेते हैं फर्स्ट स्लाइड कौन सी अपनी, हाँ ये रहा। तो चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हमने जो यहाँ पर ओवरव्यू लिया था, जिसमें पहला क्या, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का इतिहास। तो उसमें हमने एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, लिनियस, हुकर, बेंथम एंड हुकर, आइकलर, ओसवाल्ड टिप्पो और RH व्हिटेकर, ये जो वैज्ञानिक थे 6, उनके क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। क्लियर। आगे हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया है RH व्हिटेकर ने, वो शुरू करेंगे। और उसमें अपन डिटेल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सब क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या आगे, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, उन सब के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा किंगडम शुरू करेंगे, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बीजीए वगैरह, उनकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।